चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इसमें हम मुग़ल कोर्ट से बात शुरू करते हैं। मुग़ल कोर्ट के अंदर बहुत ही हाई डिसिप्लिन मेंटेन होता था। राजा के पास में कौन बैठेगा ये इस बात से तय होता था कि राजा की नज़र में उस कॉर्टियर की, उस दरबारी की क्या पोजीशन है। जितना ज़्यादा राजा की नज़र में उसकी इम्पोर्टेंस होती थी उतना ही नज़दीक उसको राजा के बिठाया जाता था। एक बार जब राजा आकर के अपनी सिंहासन पर, अपने सीट पर बैठ जाता तो उसके बाद किसी भी कॉर्टियर को अपना प्लेस छोड़ने की या वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं होती थी। ज़रा सा भी अगर कोई इनडिसिप्लिन करता तो उसको वहीं पर नोटिस किया जाता और उसको पनिशमेंट दिया जाता। तो इस तरह से बहुत ही हाई डेकोरम और हाई डिसिप्लिन मुग़ल कोर्ट में मेंटेन होता था। अब राजा के सामने जो झुकने के तरीके थे वो कई सारे थे, डिफरेंट तरह के सैल्यूटेशन के तरीके थे। एक जो बहुत पहले से चला रहा था वो था सिजदा। सिजदा ये पर्शियन वर्ड है और सिजदा का मतलब ये होता था कि जो भी राजा के सामने झुकेगा वो पूरी तरह से ग्राउंड पर, ज़मीन पर लेट जाएगा और फिर राजा को वो अपना सैल्यूटेशन करेगा। बाद में शाहजहाँ ने इसको बंद करवा दिया और इसकी जगह उसने 4 तस्लीम और ज़मी बोस शुरू करवाया। ज़मी बोस का मतलब होता है ज़मीन को चूमना। और एक और सैल्यूटेशन था, इसका नाम था कॉर्निश। कॉर्निश के अंदर जो भी दरबारी है, कॉर्टियर है, जो भी आया है उसके राजा के दरबार में, वो अपनी राइट हैंड की पाम यानी कि दाएं हाथ की जो हथेली है उसको सिर पे, अपने मस्तक पे रखता और फिर राजा के सामने झुकता था। और इस तरह से ऐसा माना जाता था कि वो अपने आप को राजा की सर्विस में पूरी तरह से प्रस्तुत कर रहा है। अब एक और जो तरीका भी जस्ट हमने बात की कि शाहजहाँ ने 4 तस्लीम को ज़्यादा पॉपुलराइज़ करवाया, तो इसके अंदर ये होता था कि जो भी सैल्यूटेशन करने वाला है यानी कि अभिवादन करने वाला है वो ज़मीन पर झुक करके अपने जो हाथ है राइट हैंड उसकी बैक साइड को ज़मीन पर टच कर देता था। उसके बाद वो उस हाथ को धीरे धीरे उठाता और ख़ुद भी खड़ा होता था और उसके बाद वो उस अपनी हथेली को अपने सिर के ऊपर लगाता और ऐसा वो 4 बार करता था, इसीलिए इसको 4 तस्लीम कहते हैं। तस्लीम का मतलब होता है सबमिशन, यानी कि राजा के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना, निवेदन करना। और 4 का मतलब है कि 4 बार होता था, इसलिए इसको 4 तस्लीम कहते हैं। अब जो बाहर से अगर कोई एम्बेसडर्स वगैरह आते थे, यानी कि किसी दूसरे एम्पायर के, दूसरे कंट्री के कोई दूत वगैरह आते थे, तो उनके लिए भी ये सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ज़रूरी था। वो या तो ज़मीन को चूम करके, जमी बोसी जिसको कहते हैं, अभी जस्ट हमने बात की, उसके ज़रिए राजा को अपना सैल्यूटेशन कर सकते थे, या फिर पर्शियन स्टाइल में अपनी जो हाथ है उनको अपने चेस्ट पर बांध करके लगाते और झुकते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक एम्बेसडर था थॉमस रे, जो जेम्स फर्स्ट ने भेजा था जिसको, वो जब आया तो उसने जहांगीर के सामने केवल सिंपली उसने झुका और फिर वो जा कर के कुर्सी की डिमांड करने लगा बैठने के लिए। तो इससे सबको बड़ा अजीब और बुरा लगा, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं था। अब एम्परर का जो डेली रूटीन है वो स्टार्ट होता था सुबह सनराइज़ के बाद। वो सबसे पहले अपना जो भी रिलीजियस डिवोशन के हिसाब से प्रेयर करता था। उसके बाद वो अपने महल की एक स्मॉल बालकनी के अंदर जाके खड़ा हो जाता, जिसको जरूखा बोलते थे, और वहाँ से वो लोगों के सामने अपने आप को शो करता था। नीचे बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोग आकर के खड़े होते थे, इसमें सोल्जर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन, सभी तरह के लोग होते थे, और वो अपने इस राजा को देखते थे। ठीक है, तो ये शुरुआत की थी अकबर ने जरोखा दर्शन को। बाद में औरंगज़ेब ने इसको बंद करवा दिया था, जरोखा दर्शन को। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जरोखा दर्शन जब पूरा हो जाता, लगभग 1 घंटे का टाइम उसमें लगता है। उसके बाद राजा जो है वो दीवान आम, जहाँ एक हॉल ऑफ ऑडियंस था, उसमें जाता था और वो अपने जो छोटे मोटे ऑफिसर्स हैं उनसे मिलता और जो भी रिक्वेस्ट वगैरह आई होती थी, अर्जियाँ आती हुई, उन पर डिस्कस करता था। उसके 2 घंटे बाद वो जाता था दीवान खास में। दीवान खास जो था वहाँ पर वो केवल
जो हाई ऑफिशियल्स हैं उन्हीं से डिस्कस करता था, और जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं उनका डिस्कशन दीवान खास में होता था। इसके बाद वहाँ किस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते थे मुग़ल एम्पायर के अंदर, तो उसमें मेनली एक तो राजा का जिस दिन उसने एक्सेशन हुआ था, यानी कि जिस दिन वो राजा बना था, एक तो वो दिन बड़ा सेलिब्रेट होता था। फिर ईद, शब बारात, होली, ये त्यौहार बहुत ही अच्छे से वहाँ पर मनाए जाते थे। इनको मनाने के दौरान परफ्यूम्ड कैंडल्स, यानी कि ऐसी अगरबत्तियाँ, खुशबूदार मोमबत्तियाँ जलाई जाती थी, और पूरे जो महल है उसमें जगह जगह इस तरह से लाइटिंग की जाती थी इनको जला करके, और काफ़ी सुंदर फेस्टून्स यानी कि बंधनवार वगैरह बांधी जाती थी उसके अंदर। राजा का जो पर्सनली अगर हम देखें तो उसको सोलर और लूनर बर्थडे उसके सेलिब्रेट होते थे, यानी कि सूरज के हिसाब से जो कैलेंडर होता है और जो चंद्रमा के हिसाब से कैलेंडर होता है, दोनों के हिसाब से जो उसका बर्थडे आता था वो दोनों सेलिब्रेट होते थे। इसके अलावा एक पर्शियन फेस्टिवल भी था नौरोज़, उसको भी वो मनाते थे, जो कि वर्नल एक्विनॉक्स यानी कि बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता था। राजा के बर्थडे पर उसको कई डिफरेंट कमोडिटीज़ से तोला जाता था, और बाद में जो भी जिस चीज़ से उसको तोला गया वो लोगों में बांट दी जाती थी। चलिए, ये दीवान आम और दीवान खास की बिल्डिंग है। ये दिल्ली के अंदर जो रेड फोर्ट है उसमें ऊपर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो दीवान आम है, जहाँ वो छोटे मोटे ऑफिसर्स वगैरह से मिलता और रिक्वेस्ट वगैरह देखता था, और नीचे जो बिल्डिंग है वो दीवान खास है, यहाँ पर वो केवल टॉप ऑफिशियल से ही डिस्कस करता था। अब जो भी राजा के महल में जाता था तो वो कोई भी बिना गिफ्ट के नहीं जाता था। इसके अलावा राजा भी कई लोगों को गिफ्ट वगैरह दिया करता था। तो ये सब कैसे किस तरह के डिफरेंट टाइप के गिफ्ट होते थे इसका भी डिस्कशन हम कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो राजा जब दरबार के अंदर जाता था तो जो उसके नकीब हैं, यानी कि जो घोषणा करता है कि अभी राजा कोर्ट में आने वाले हैं, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में ऐसा पहले से ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर देते कि लोग अलर्ट हो जाते और वो बिल्कुल डिसिप्लिन वे में राजा के आने का वेट करना शुरू कर देते थे। अब इसमें जो डिफरेंट तरह के टाइटल्स और गिफ्ट दिए जाते थे उसमें सबसे बड़ी एक टाइटल था आसफ़ खान का, और ये आसफ़ खान का जो टाइटल है ये माना जाता था कि एक इस्लाम के अंदर लेजेंडरी मिनिस्टर हुए सुलेमान के, और वहाँ से ये आसफ़ खान की टाइटल शुरू होती है। अब औरंगज़ेब ने जो राजा जय सिंह थे जयपुर के और जसवंत सिंह जो मारवाड़ के थे उनको मिर्ज़ा राजा का टाइटल दिया था। अब कई बार ये भी होता था कि अगर किसी पर्सन को टाइटल नहीं मिला है लेकिन वो चाहता है उस टाइटल को, तो वो राजा को पैसे दे करके भी वो टाइटल ख़रीद सकता था। जैसे मीर खान नाम का एक ऑफिसर था, उसको अपने नाम के आगे अलिफ़ यानी कि ए लगवाना था। उर्दू में अलिफ़ का मतलब ए होता है। तो उसने औरंगज़ेब को इसके लिए 1 लाख रुपए का ऑफ़र दिया था कि वो उसे 1 लाख रुपए देगा, इसके बदले में उसके नाम के आगे अलिफ़ का ए लगा दिया जाए तो वो मीर खान से अमीर खान बन जाएगा। इसके अलावा जो राजा होता था वो अभी कुछ अपनी पर्सनल चीज़ों को भी गिफ्ट किया करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कपड़े जो उसने कभी ना कभी पहने हो उन कपड़ों को वो गिफ्ट में दे दिया करता था लोगों को। एक होता था सरप्पा, जिसका मतलब होता है हेड टू फुट, जिसमें सिर से लेकर के पाँव तक जितने भी डिफरेंट कपड़े पहनते थे राजा, जैसे कि ट्यूनिक है, टर्बन है और पटका, इन सब को वो दान में देते थे एक यादगार के तौर पर। इसके अलावा कभी कभी कुछ ऐसे प्रीशियस ऑर्नामेंट्स वाले गिफ्ट भी देते थे, जैसे कि एक लोटस था जिसको पद्म मुरस्सा बोलते हैं और उसमें बहुत सारे ज्वेल्स लगे होते थे, इसको भी राजा गिफ्ट किया करता था।
अब जो भी राजा की कोर्ट में आता था वो खाली हाथ नहीं आता था, कुछ ना कुछ गिफ्ट राजा के लिए भी वो लेके आता था, जिसको नज़र कहते हैं या पेशकश कहते हैं। तो ऐसा ही एक बार हुआ कि टॉमस रो जो था वो अपने साथ एक गिफ्ट लेके आया था, एक रिंग लेके आया था, लेकिन वो रिंग बहुत ज़्यादा पैसे की नहीं थी, केवल 400 रुपये की थी, तो उसको वो वापस लौटा दी गई। अब हम देखते हैं कि वहाँ की जो मुग़ल एम्परर्स थे, मुग़ल एम्पायर, उसमें वीमेन की क्या कंडीशन थी, ख़ास करके जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करने वाली जो हरम के अंदर रहती थी। हरम वर्ड का यूज़, ये पर्शियन वर्ड है, इसका यूज़ किया जाता है मुग़ल हाउस होल्ड को दिखाने के लिए। मुग़ल हाउस होल्ड मतलब कि जिसमें एम्परर की वाइफ और उनकी कंकुबाइन और जो मदर, स्टेप मदर, फोस्टर मदर, सिस्टर, डॉटर, ये सारी जो रहते थे, यानी कि कुल मिलाकर जितनी भी लेडीज़ थी जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी, वो उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, हरम वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या कंडीशन थी, उनमें किस तरह की डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन था, ये इसको हम समझते हैं। राजा की बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी, तो उनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ थी। जो रॉयल फैमिली से आती थी, जिनको बेगम बोला जाता था, उनकी उनकी पोजीशन हमेशा उन वाइफ से हमेशा ऊपर रहती थी जो एक कॉमन फैमिली से आई हो, ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं आई हो। तो जो भी अपनी रॉयल फैमिली से, रिच फैमिली से आई हुई वाइफ्स होती थी, उनको हमेशा अलग से और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनको हमेशा ऊंचा माना जाता था। इसके अलावा जो बेगम, जो भी पत्नियां हैं जो अपने साथ बहुत सारा दहेज के अंदर कैश लाई है और बहुत सारे वैल्यूबल आइटम्स लेकर के आई है, उनको भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हरम के अंदर इम्पोर्टेंस मिलता था। इसके अलावा जो उपपत्नियाँ थी, उपपत्नियाँ जिसके लिए हमारे इस बुक में वर्ड यूज़ किया हुआ है, कॉन्कुबाइंस वर्ड यूज़ हुआ है, उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब बात करते हैं कि मुग़ल एम्पायर के अंदर बहुत सारी जो प्रिंसेस थी या जो क्वींस थी, वो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थी और उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा। तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शाहजहाँ की 2 डॉटर थी, जहाँ आरा और रोशन आरा। इन दोनों का बहुत लर्नेड थी और इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से दिया था। और जहाँ आरा और रोशन आरा को तो मनसबदार की पोजीशन दी गई थी, और इनको जो जहाँ आरा थी उसको गुजरात का सूरत शहर है, वहाँ का सी पोर्ट जो था, वहाँ से अच्छी खासी इनकम भी होती थी। जहाँ आरा ने शाहजहाँ की जब कैपिटल बनी दिल्ली के अंदर, शाहजहानाबाद, तो उसके अंदर एक तो जो कारवां सराय बनाई थी डबल स्टोरी की, और एक गार्डन, उसका स्केच, उसका प्लान जहाँ आरा ने तैयार किया था। इसके अलावा चांदनी चौक का जो डिज़ाइन था वो भी जहाँ आरा ने तैयार किया था। ये नीचे जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो जहाँ आरा का है, एकदम नीचे वाला पिक्चर। इसके अलावा जो जहांगीर था, जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहाँ, उन्होंने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जब जहांगीर की तबीयत काफ़ी बीच में ख़राब रहती थी, तो एक तरह से इनडायरेक्टली नूरजहाँ ने काफ़ी समय तक उसके शासन के कामकाज को देखा था। एक थी अकबर की आंटी यानी कि बुआ, हुमायूं की बहन, जिनका नाम था गुलबदन बेगम, जिनका पिक्चर आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा है। तो गुलबदन बेगम जो थी वो टर्किश और पर्शियन दोनों लैंग्वेज में बहुत वेल वर्स थी, और उन्होंने हुमायूं नामा नाम की बुक भी लिखी थी, जिसमें हुमायूं के बारे में पूरा उन्होंने लिखा था। बाद में जब अकबर ने मुग़ल की हिस्ट्रीज़ लिखवाने के लिए अबुल फज़ल को अप्रोच किया, अबुल फज़ल को बुलाया था, तो उन्होंने कहा भी था कि आप गुलबदन बेगम से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो गुलबदन बेगम ने काफ़ी कुछ उनको मुग़ल एम्पायर के बारे में और ख़ास करके जो हरम की लाइफ है उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन कॉर्निशन चार तस्लीम, व्हाट वाज झरोखा दर्शन, व्हाट वर द यूजेस ऑफ दीवान आम एंड दीवान खास, व्हाट वाज सरप्पा एंड पद्म मुरस्सा, व्हाट वर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वाइव्स इन मुगल हाउस होल्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुलबदन बेगम, नूरजहाँ एंड जहाँ आरा।
ओके, थैंक्स।